नमस्कार। आज हमारे पास जूलॉजी यानी कि प्राणी शास्त्र के इतिहास और इसकी अलग-अलग शाखाओं पर कुछ दिलचस्प जानकारी है। जी। ये जानकारी हमें बताती है कि कैसे जानवरों का अध्ययन शुरू हुआ और आज ये कितना बड़ा, कितना फैला हुआ क्षेत्र बन गया है। तो हमारा इरादा है कि इस जानकारी के जरिए ये पूरा सफर समझें, मतलब पुराने जमाने की जिज्ञासा से लेकर आज की एकदम बारीक विशेषज्ञताओं तक। बिल्कुल। देखते हैं कि जानवरों को समझने की ये जो हमारी कोशिश है, ये कैसे-कैसे बढ़ी है। बिल्कुल, और ये देखना काफी मजेदार है कि कैसे सिर्फ देखने मतलब ऑब्जर्वेशन से शुरुआत हुई और फिर नई टेक्नोलॉजी आई, नए विचार आए और उन्होंने इस फील्ड को पूरी तरह से बदल दिया। हाँ, पुराने दार्शनिकों से लेकर आज की मॉडर्न लैब्स तक ये एक बहुत लंबी कहानी है। तो चलिए इसके कुछ जरूरी पड़ावों को देखते हैं, है ना? हाँ। तो शुरुआत करते हैं एकदम बिल्कुल पुराने समय से। जानकारी ये बताती है कि प्राचीन ग्रीस में हिप्पोक्रेट्स थे। उन्होंने चिकित्सा पर लिखा। उन्हें तो चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहते हैं। जी हाँ। लेकिन जूलॉजी के हिसाब से देखें तो अरस्तु। उनका काम तो मतलब कमाल का लगता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है उन्हें। हाँ, अरस्तु। और उनकी किताब हिस्टोरिया एनिमेलियम, उसमें 500 जीवों का वर्णन। उस जमाने में ये कैसे किया होगा उन्होंने? ये वाकई वाकई बहुत प्रभावशाली है। अरस्तु ने देखने और फिर चीजों को बांटने मतलब क्लासिफिकेशन पर बहुत जोर दिया। अच्छा। उन्होंने जीवों को उनके गुणों के आधार पर, जैसे खून का रंग कैसा है, बच्चे कैसे पैदा करते हैं, कहाँ रहते हैं, इस आधार पर बांटने की कोशिश की। ये एक तरह से सिस्टमैटिक स्टडी की शुरुआत थी। और ये जानना भी जरूरी है कि उसी दौरान भारत में भी ज्ञान का विकास हो रहा था। जो वैदिक काल के ग्रंथ हैं उनमें कई जानवरों और पौधों का जिक्र मिलता है। अच्छा। फिर लगभग 600 BC के आसपास सुश्रुत आए, जिन्हें शल्य क्रिया यानी सर्जरी का जनक माना जाता है। ओ हाँ, सुश्रुत संहिता। हाँ, उनकी सुश्रुत संहिता सिर्फ जानवरों को बांटने या बॉडी स्ट्रक्चर तक ही नहीं थी। उसमें सर्जरी की टेक्निक्स, कौन से औजार इस्तेमाल होंगे, उनका वर्णन और यहाँ तक के आर्टिफिशियल लिम्स मतलब कृत्रिम अंग लगाने जैसी एडवांस्ड बातें भी थीं। अरे वाह। ये दिखाता है कि प्राचीन भारत में मेडिसिन और बायोलॉजी की समझ कितनी गहरी थी। अद्भुत। मतलब ज्ञान अलग-अलग जगह अपने-अपने तरीके से बढ़ रहा था, है ना? बिल्कुल। फिर रोमन काल में प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री आई और गेलन का प्रयोगात्मक काम, खासकर अंदरूनी अंगों पर, ये भी जरूरी कदम लगते हैं। हाँ, गेलन। उनको प्रयोगात्मक कार्यकी का जनक ये बताता है कि सिर्फ देखने से आगे बढ़कर अब एक्सपेरिमेंट करने का चलन शुरू हो रहा था। हाँ, गैलन का प्रयोगों पर जोर देना ये साइंस के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अहम मोड़ था। लेकिन फिर जैसा कि ये जानकारी बताती है, मध्यकाल आया, लगभग 200 से 1200 ईस्वी। उस दौरान यूरोप में साइंटिफिक प्रोग्रेस की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई, जिसे अक्सर अंधकार युग या डार्क एज कहते हैं। हाँ, सुना है। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि दुनिया के जो दूसरे हिस्से थे, खासकर अरब वर्ल्ड, वहां ज्ञान को संभाला जा रहा था, उसका अनुवाद हो रहा था, वो काम रुका नहीं था। ये जानना जरूरी है। मतलब प्रोग्रेस हमेशा सीधी लाइन में नहीं होती। ज्ञान का बहाव कभी रुक भी सकता है, धीमा भी पड़ सकता है। सही। लेकिन फिर पुनर्जागरण काल आया। एल्बर्टस मैग्नस जैसे लोगों ने अरस्तु के काम को फिर से जिंदा किया। और फिर आया 16वीं सदी में माइक्रोस्कोप का आविष्कार। इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। अरे हाँ, बिल्कुल। माइक्रोस्कोप तो एक क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी आविष्कार था। उसने उस दुनिया के दरवाजे खोल दिए जो हमें नंगी आंखों से दिखती ही नहीं थी। सही। यहीं से मॉडर्न बायोलॉजी की कई शाखाओं की नींव पड़ी कह सकते हैं। इसके बाद तो वैज्ञानिकों ने इस नई तकनीक का खूब फायदा उठाया। अच्छा, जैसे कि कौन-कौन से नाम आते हैं फिर? हाँ, तो देखिए, एनरियाज वेसालियस थे आधुनिक शारीरिकी के जनक। उन्होंने इंसान के शरीर का इतना डिटेल्ड अध्ययन किया और पुरानी कई गलत धारणाओं को चैलेंज किया। और विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन की खोज की, ये समझना कि खून शरीर में कैसे घूमता है। हाँ, इसने तो चिकित्सा की पूरी समझ ही बदल दी होगी। बिल्कुल। हार्वे की खोज ने सदियों पुरानी जो गैलेन की मान्यताएं थी उनको तोड़ा। ये एक बड़ी साइंटिफिक क्रांति थी। सही। फिर जेकरियस जैनसन, उन्होंने पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। रॉबर्ट हुक ने उसी तरह के माइक्रोस्कोप से कॉर्क में खाली जगहें देखी। हाँ, और उन्हें सेल नाम दिया। बिल्कुल, सेल यानी कोशिका। ये शब्द आज बायोलॉजी की बेसिक यूनिट है। और मार्सेलो मालपिगी, उन्होंने टिश्यूज और किडनी जैसी चीजों का माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया। लेकिन एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक,
उनका काम तो अविश्वसनीय लगता है। सूक्ष्म जैविकी के जनक। हाँ, ल्यूवेनहॉक। उन्होंने बैक्टीरिया, स्पर्म, प्रोटोजोआ ये सब पहली बार देखा। जरा सोचिए, पहली बार इन छोटी छोटी चीजों को देखने का अनुभव कैसा रहा होगा। वो तो वाकई एक कमाल का, एक रोमांचक दौर रहा होगा। ल्यूवेनहॉक ने दुनिया को दिखाया कि हमारे आसपास, अरे हमारे अंदर भी एक अनदेखी दुनिया है, एक अनदेखा जीवन है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आया कैरोलस लिनियस के साथ। हाँ। उन्हें आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है। हाँ। उनकी वो द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हर जीव को 2 नाम देना, जी, जीनस और स्पीशीज, जी, ये तो आज भी इस्तेमाल होती है। उनकी किताब सिस्टमा नेचुरी, उसने जीवों को क्लासिफाई करने का एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका दिया। बिल्कुल। इसने इतनी सारी प्रजातियों को समझना और उनके बारे में बात करना कितना आसान बना दिया होगा। लिनियस का काम वाकई एक नींव का पत्थर है। उनके बाद भी कई वैज्ञानिकों ने हमारी समझ को और गहरा किया, जैसे जॉर्ज क्यूवियर। उन्होंने कंपैरेटिव एनाटॉमी और पैलियोंटोलॉजी यानी जीवाश्मिकी की नींव रखी। अच्छा, मतलब अलग अलग जीवों की शारीरिक बनावट की तुलना करना और फॉसिल्स यानी जीवाश्मों के जरिए पुराने समय के जीवन को समझना। और लमार्क, उन्होंने जैव विकास इवोल्यूशन का पहला लॉजिकल सिद्धांत दिया। हाँ, लमार्क। भले ही उनका वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति वाला आइडिया बाद में पूरी तरह सही नहीं माना गया, पर उन्होंने इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक डिबेट के सेंटर में तो ला ही दिया। सही कहा। फिर कोशिका के अंदर झांकने का काम और आगे बढ़ा। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक खोजा। कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, जिन्हें आधुनिक भ्रूणिकी का जनक कहते हैं, उन्होंने अलग अलग जीवों के एम्ब्रियो मतलब भ्रूण के विकास की तुलना की और उससे विकास के बारे में बड़े अहम सुराग दिए। और श्लाइडन और श्वान, उनका कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कि सारी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी है, जी बिल्कुल, ये भी एकदम बेसिक प्रिंसिपल बन गया। और फिर आए वो 2 सबसे बड़े नाम, चार्ल्स डार्विन और ग्रेगर मेंडल। हाँ, डार्विन और मेंडल। डार्विन का वो नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन का सिद्धांत और मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, इन दोनों ने मिलकर तो जैसे मॉडर्न बायोलॉजी की पूरी इमारत ही खड़ी कर दी। बिल्कुल। डार्विन ने समझाया कि प्रजातियां समय के साथ बदलती कैसे हैं, एडाप्ट कैसे होती हैं, जबकि मेंडल ने बताया कि गौण जो ट्रेट्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते कैसे हैं। इन दोनों के काम ने मिलकर जीवन की जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है और जो कॉन्टिन्यूटी है, उसको समझने का एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क दिया। अरस्तु के जमाने से लेकर डार्विन और मेंडल तक ये सफर तो वाकई शानदार रहा है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा प्राणी शास्त्र की शाखाओं पर आते हैं। जी। स्रोत में जो लिस्ट दी है उससे देखकर तो लगता है कि शायद ही जीवन का कोई पहलू बचा हो जिसके अध्ययन के लिए अलग से कोई शाखा न बनी हो। हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो स्पेशलाइजेशन की जरूरत भी बढ़ी। जूलॉजी अब इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया है कि उसे कई सब डिसिप्लिन्स में बांटना जरूरी हो गया है। हम इन्हें कुछ बड़े ग्रुप्स में बांटकर देख सकते हैं ताकि इसकी जो विविधता है उसका कुछ अंदाजा लग सके। ठीक है, तो पहला ग्रुप शायद जीवों की बनावट, उनका स्ट्रक्चर और उनके काम करने के तरीके से जुड़ा हो सकता है, जैसे आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। हाँ, मॉर्फोलॉजी, जिसमें बाहरी बनावट और अंदरूनी बनावट यानी शारीरिकी या अनाटमी दोनों शामिल हैं। और एनाटॉमी में भी और गहराई होगी। हाँ बिल्कुल। इसमें और गहराई में जाएं तो माइक्रोस्कोप की मदद से आती है सूक्ष्म शारीरिकी यानी माइक्रो एनाटॉमी। इसमें टिश्यूज का अध्ययन ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी और सेल्स का अध्ययन कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी शामिल है। साइटोलॉजी। और आजकल जो सबसे अहम है वो है अणु जैविकी यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हाँ, ये तो बहुत सुनते हैं। ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन जैसे मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जीवन को समझने की कोशिश करती है। ये समझना कि जीवन के ये अणु कैसे काम करते हैं, इसने तो कई पुरानी धारणाओं को बिल्कुल बदल दिया है। अच्छा, और शरीर के जो अलग अलग सिस्टम्स हैं उनके लिए भी खास शाखाएं हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी, नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोलॉजी। हाँ, हार्मोन्स के लिए एंडोक्राइनोलॉजी, खून के लिए हीमेट्रोलॉजी, यहाँ तक कि ये जानकारी बताती है कि लिवर के लिए हेपेटोलॉजी है और इम्यून सिस्टम जो रोगों से लड़ता है उसके लिए इम्यूनोलॉजी। ओह, बिल्कुल। ये दिखाता है कि हर सिस्टम अपने आप में कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना जटिल है। फिर कुछ शाखाएं शरीर के स्ट्रक्चर या खास अंगों पर फोकस करती हैं। जैसे हड्डियों के लिए ऑस्टियोलॉजी,
मसल्स यानी पेशियों के लिए सार्कोलॉजी या मायोलॉजी, कार्टिलेज यानी उपास्थि के लिए कॉन्ड्रोलॉजी, आंखों के लिए ऑफ्थेल्मोलॉजी, कान नाक गला के लिए ओटोरिनोलैरिंगोलॉजी जिसे ईएनटी कहते हैं, दांतों के लिए ओडोंटोलॉजी, स्किन के लिए डर्मेटोलॉजी। ये सब मिलकर जीव के पूरे शरीर की समझ बनाते हैं। तो ये हुआ शरीर की बनावट और उसका काम करने का तरीका। अच्छा, अगला बड़ा ग्रुप शायद जीवन की शुरुआत, डेवलपमेंट और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षणों से जुड़ा हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं। जैसे भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, जिसका जिक्र हमने वॉन बेयर के साथ किया था। हाँ, इसमें भ्रूण के विकास, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का अध्ययन होता है। इसी से जुड़ा है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, जो मेंडल के काम से शुरू हुई थी और आज जीन एडिटिंग जैसी चीजों तक पहुंच गई है। स्रोत में कुछ और मिलते जुलते क्षेत्रों का भी जिक्र है, जैसे यूजेनिक्स, यूथेनिक्स और यूफेनिक्स। हाँ, ये थोड़े अलग से नाम हैं। हाँ, ये शब्द मानव सुधार से जुड़े हैं, लेकिन इनके पीछे के जो विचार हैं और उनका इतिहास, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और विवादास्पद भी रहा है। यूफेनिक्स आज शायद ज्यादा रेलेवेंट है, जो जेनेटिक बीमारियों के इलाज पर फोकस करता है। अच्छा, और जन्म से होने वाली दिक्कतें, उनका अध्ययन टेराटोलॉजी कहलाता है। ये भी शायद इसी ग्रुप में आएगा। हाँ, टेराटोलॉजी, बिल्कुल। और प्रजनन अंगों से जुड़ी शाखाएं जैसे गायनेकोलॉजी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी है, और ऑब्स्टेट्रिक्स यानी गर्भावस्था और प्रसव का विज्ञान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और नवजात शिशुओं का अध्ययन, नियोनेटोलॉजी। बिल्कुल, ये पूरा ग्रुप जीवन की निरंतरता और उसमें होने वाले बदलावों को समझने पर केंद्रित है। अब एक और बड़े ग्रुप की बात कर सकते हैं, जीव अपने माहौल में कैसे रहते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं और उनका विकास कैसे हुआ। इसमें तो सबसे पहले पारिस्थितिकी, इकोलॉजी ध्यान में आती है। हाँ, इकोलॉजी। जीवों का उनके आसपास के सजीव और निर्जीव माहौल से क्या रिश्ता है। ये तो आज क्लाइमेट चेंज के दौर में बहुत ही जरूरी हो गई है। बिल्कुल सही। और जानवरों के व्यवहार, उनके बिहेवियर का अध्ययन, वो है इथोलॉजी। इथोलॉजी, हाँ। हाँ, इथोलॉजी ये समझने की कोशिश करती है कि जानवर खास तरह से बर्ताव क्यों करते हैं। इसी ग्रुप में क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशन यानी विकास भी आते हैं, जिनकी बात हमने लिनियस और डार्विन के साथ की थी। हाँ। और जीवाश्मों का अध्ययन, पेलियोंटोलॉजी, वो हमें पुराने जीवन और विकास के रास्ते के बारे में बताता है। फाइलोजेनी किसी प्रजाति की पूरी विकासवादी कहानी को समझने की कोशिश है, जबकि ओंटोजेनी एक अकेले जीव के पूरे जीवन चक्र का अध्ययन है। ये सब दिखाता है कि जीवों को सिर्फ अकेले में नहीं, बल्कि उनके माहौल, उनके इतिहास और उनके व्यवहार के साथ समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और फिर स्रोत में कुछ बहुत ही खास शाखाओं का भी जिक्र है, जो एकदम खास जीव समूहों पर ही फोकस करती हैं, जैसे कीड़ों के लिए एंटोमोलॉजी, वर्म्स यानी कृमियों के लिए हेलमिंथोलॉजी। जी, मुझे ये देखकर तो बड़ी हैरानी हुई कि चींटियों के लिए मायरमेकोलॉजी और मकड़ियों के लिए अरैक्नोलॉजी जैसी अलग शाखाएं भी हैं। हाँ, ये स्पेशलाइजेशन दिखाता है कि हर जीव समूह अपने आप में कितना अनोखा है और उसके लिए गहरे अध्ययन की जरूरत है। सही। इसी तरह मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का हेर्पेटोलॉजी, पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी, और मैमल्स यानी स्तनधारियों का मेमोलॉजी कहलाता है। वाओ। इनके अलावा भी कई और स्पेशल एरियाज हैं, जैसे कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी, ताजे पानी के जीवों का अध्ययन, लिम्नोलॉजी, हवा में उड़ने वाले जीवों या कणों का अध्ययन, एरोबायोलॉजी, रेडिएशन का असर देखने के लिए रेडियोबायोलॉजी, पोषण का अध्ययन, ट्रोफोलॉजी। वाकई ये तो एक पूरा ब्रह्मांड है अपने आप में। मॉलिक्यूल और सेल के लेवल से लेकर पूरे इकोसिस्टम तक, एक छोटी सी चींटी से लेकर इंसान तक, पुराने फॉसिल से लेकर भविष्य की जेनेटिक इंजीनियरिंग तक, सब कुछ ज़ूओलॉजी के दायरे में आ जाता है। ये लिस्ट हमें सिर्फ नाम नहीं बता रही, बल्कि ये भी दिखा रही है कि जीवन को कितने अलग-अलग नजरियों से देखा और समझा जा सकता है। सही कहा। तो हमने देखा कि कैसे पुराने जमाने की ऑब्जर्वेशन से शुरू होकर माइक्रोस्कोप जैसे औजारों और फिर डार्विन और मेंडल जैसे वैज्ञानिकों के क्रांतिकारी विचारों ने प्राणी शास्त्र को लगातार नई दिशा दी है। और आज ये एक बेहद डाइवर्स और डायनामिक फील्ड है, जिसमें अनगिनत स्पेशलाइजेशंस हैं, लेकिन ये सारी शाखाएं एकदम अलग थलग नहीं हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो खोजें हैं, वो इकोलॉजी को समझने में मदद करती हैं। एवोल्यूशन की समझ जेनेटिक्स के लिए ज़रूरी है, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो मेडिकल साइंस की रीढ़ हैं। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन है, एक दूसरे से जुड़ाव, यही आज साइंस की असली ताकत है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है, भविष्य में प्राणी शास्त्र हमें कहाँ ले जाएगा?
ये स्रोत हमें इतिहास और आज की तस्वीर तो दिखाते हैं, लेकिन आगे क्या? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम सिंथेटिक जीवन बना पाएंगे? क्लाइमेट चेंज का जीवों पर जो असर हो रहा है, उसे समझने और शायद उसे कम करने में जूलॉजी की क्या भूमिका होगी? या कोई ऐसी बिल्कुल नई शाखा उभर कर आएगी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये एक गहरा सवाल है बिल्कुल। देखिए, टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है, जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग है, क्रिस्पर जीन एडिटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। उससे ये तो तय है कि हमारी समझ और हमारी क्षमताएं बढ़ती रहेंगी। हम शायद जीवन की जटिलताओं को उन लेवल्स पर समझ पाएंगे जो आज हमें असंभव लगते हैं। हो सकता है हम विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने के करीब पहुंचें या पूरी तरह से नए बायोलॉजिकल फंक्शन बनाने के करीब पहुंचें। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन जीवन को समझने की ये जो इंसानी जिज्ञासा है, ये खोज है, वो तो निश्चित रूप से जारी रहेगी।